मैं अरविंद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो कक्षा कार्यक्रम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चित्र, और इन चित्रों को देख करके आपको पहचानना है कि ये चित्र किस चीज़ के हैं। और उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो चित्र आपने देखे हैं, क्या वो सारे के सारे चित्र जो हैं उनके जो नाम हैं वो हमारी हिंदी भाषा से ही संबंधित हैं या फिर किसी अन्य भाषा से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के चित्र, अलमारी, कैंची, और इसके बाद में जो है हमारा ताश के बाद में लोटा, पुलिस, वकील, और इसी के साथ में जो अगला चित्र है हमारा कुर्सी, और कुर्सी के बाद में दिया हुआ है यहाँ पर हमारा किताब के बाद में है यहाँ पर कबूतर के बाद में है खरगोश के बाद में दिया हुआ है पपीता, रिक्शा, लीची और अस्पताल। तो ये जो सारे के सारे शब्द हैं ये हिंदी भाषा से ही संबंधित नहीं है, ये विभिन्न भाषाओं से जो है हिंदी भाषा में आए हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इन्हीं के बारे में। कल हमने पढ़ा था संधियों के बारे में। आज जो हम रिवीजन करेंगे वो करेंगे शब्द भेद के बारे में, यानी जानेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं। तो शब्द जो होते हैं इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो इनकी उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा इनकी रचना के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं इन्हें हम बांटते हैं सार्थक और निरर्थक शब्दों में। जो सार्थक शब्द होते हैं इन्हें हम बांट सकते हैं तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम में। और दूसरा भाग जो इनका होता है वो होता है देशज, विदेशी एवं संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं उन्हें हम तीन उपभागों में बांट सकते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आज हम जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, यानी विशेष रूप से हम पढ़ेंगे आज तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द का अर्थ क्या है। तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। यहाँ पर मैंने दो बातें बोली हैं, एक तो स्वतंत्र होनी चाहिए वह ध्वनि और दूसरा सार्थक होनी चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह ध्वनि जो है वह निरर्थक हो, उसका कोई अर्थ ना हो। तो दो बातें ध्यान रखना है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाती है। यानी ये जरूरी नहीं है कि शब्द जो है वो दो वर्णों से ही मिलकर बनेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें न, तो न का मतलब होता है नहीं, व का मतलब होता है और। तो इस तरह से ये दोनों वर्ण जो हैं एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। और कुछ उदाहरण और देखते हैं जहाँ पर दो वर्ण मिलकर के एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, जैसे शेर, शाह और रा मिलाकर के, नयन, कमल, प्रासाद, परमात्मा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। ये शब्द जो हैं एक अर्थ दे रहे हैं और स्वतंत्र हैं। तो आइए अब हम जानते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी परिभाषा। आखिर कहते किसे हैं तत्सम और तद्भव, इनका अर्थ क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं पिछले पाठ में आपको बता चुका था कि हिंदी भाषा जो है उसका विकास कई चरणों में हुआ है, एक क्रम में, और इसमें कई सारे शब्द जो हैं विभिन्न विभिन्न भाषाओं के आ गए हैं। कुछ शब्द संस्कृत के आए हैं, कुछ शब्द बाहर से आ गए हैं। वो कैसे आए हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश पर विभिन्न विभिन्न शासकों ने विभिन्न विभिन्न समय में शासन किया है। उसमें से कुछ ईरानी थे, कुछ अंग्रेज़ थे, कुछ डच थे, कुछ फ्रांसीसी थे, कुछ पुर्तगाली थे। तो जब वो वहाँ से आए तो अपने साथ वहाँ के कुछ शब्द लेकर के आए और धीरे धीरे वो शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में
घुल मिल गए और धीरे धीरे उनका प्रयोग हिंदी के साथ में होने लगा। तो इस तरह से इन विदेशी भाषा के शब्दों ने भी हिंदी की जो कह सकते हैं शब्दकोश है उसको जो है बढ़ाने का कार्य किया, उसको मजबूत करने का कार्य किया। और ये हिंदी की बहुत अच्छी विशेषता भी है कि ये विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने हिसाब से बदलकर अपने आप में समाहित कर लेती है। तो ये इसकी एक खासियत है। तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, यानी जैसे वो संस्कृत में प्रयुक्त हो रहे थे वैसे ही वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो इस तरह से इसका विकास हुआ। तो कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में समाहित कर लिए गए, क्योंकि तत्सम का अर्थ होता है तत् माने उसके, सम माने समान, यानी बिल्कुल उसके समान, उसी की तरह का शब्द, यानी वही शब्द जो संस्कृत में प्रयोग हो रहा था वही हिंदी में भी प्रयोग होने लगा। तो ऐसे शब्द जो हैं वो कहलाते हैं तत्सम। अब तद्भव किन्हें कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ऐसे शब्द जो हैं तो संस्कृत के शब्द, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में उन्हें हिंदी में समाहित किया गया है, यानी वो अपने मूल रूप से थोड़ा सा परिवर्तित हो गए हैं। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला शब्द है दुग्ध, जो कि तत्सम शब्द है, और इसी का परिवर्तित रूप है दूध, जो कि तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर हमने देखा तत्सम और तद्भव शब्दों को। आइए देखते हैं इनके कुछ और उदाहरण। तो देखिए, वट जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा बड़। दंड तत्सम शब्द है और तद्भव में हम क्या बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, अनुमान लगाइए क्या बोलते हैं इसे। शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको बोलते हैं डंडा। हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डंडा का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा, दंड। इसी तरह से एक शब्द होता है सांप। आप सभी ने देखा होगा, सांप बहुत जहरीला होता है, खतरनाक भी होता है। इसको क्या बोलते हैं तत्सम रूप में, इसका तत्सम रूप क्या है, सर्प। इसी तरीके से आग, जिसका प्रयोग हम डेली करते हैं, अपनी दिन प्रतिदिन की जो है जीवन में करते हैं, तो आग को क्या बोलेंगे, अग्नि। जीभ, जिसे हम स्वाद लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जिह्वा। अच्छा, वह कौन सा पक्षी है जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, बहुत सही, कोयल। इसको क्या बोलेंगे जानते हैं, तत्सम शब्द इसका क्या होगा, यानी संस्कृत रूप इसका क्या होगा, कोकिल। क्या होगा, कोकिल। इसी तरह से पीठ, पीठ को बोलते हैं पृष्ठ। घर, घर को बोलते हैं गृह। काठ, काठ को बोलते हैं काष्ठ। कुआं, कुआं को बोलते हैं कूप। अच्छा, दही खाना पसंद करते हैं आप, दही का तत्सम रूप क्या होता है, दही का तत्सम रूप होता है दधि। अच्छा, सोना, सोना जिसके आभूषण पहने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण। क्या बोलते हैं, स्वर्ण। ओठ, लिप्स, इनको क्या बोलते हैं, इनका तत्सम रूप क्या होता है, ओष्ठ। हाथी तो देखा होगा आपने, जी हाँ, हाथी का तत्सम रूप क्या होता है, हस्ती। बहू का होता है वधू। अमीय का होता है अमृत। लोग का होता है लोक, और हिरण का होता है हरिण। तो ये कुछ तत्सम शब्दों के बारे में हमने जाना। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं देशज शब्दों के बारे में। तो जानते हैं परिभाषा देशज शब्दों की, उसके बाद जानेंगे कुछ प्रमुख देशज शब्दों के बारे में। तो जो शब्द ध्वन्यात्मक, देखिए सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं, बाद में इसका अर्थ समझ लेंगे। ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े हुए वे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी तत्सम शब्द से ना हुई हो, वह इस वर्ग में आते हैं। हिंदी में प्रयुक्त कुछ देशज शब्द हैं भोंपू, तेंदुआ, थोथा आदि, यानी ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, एक दूसरे से सुनकर जिनका विकास हुआ, और ये किसी तत्सम शब्द से उत्पन्न नहीं हुए हैं, यानी ये किसी तत्सम शब्द का विकृत रूप नहीं है। ऐसे शब्दों को कहते हैं देशज शब्द। इन्हें प्राचीन समय में
लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते थे, जैसा कि मैं पहले अध्याय में बता चुका हूँ, जो हमारी कक्षा थी पाठ 5 की। तो क्या हुआ था कि संस्कृत जो थी वो उच्च वर्ग की भाषा बन गई। सिर्फ उच्च वर्ग के लोग जो है, कुलीन लोग उसको पढ़ते थे। तो आम लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी भाषा विकसित कर ली। तो वह लोग इन शब्दों का प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे ये बोलचाल में शामिल होते चले गए। तो ऐसे शब्द जो किसी तत्सम शब्द से नहीं उत्पन्न हुए हैं उनको कहते हैं देशज शब्द। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से देशज शब्द हैं। लोटा, हम लोग प्रतिदिन इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और आपको पता है कि लोटा पानी पीने के काम में आता है। तो लोटा, घोटाला, बड़े बड़े घोटाले होते रहते हैं देश में, हमने सुना होगा ये शब्द। अच्छा, दिवाली पे जब दिए जलाते हैं तो क्या होता है? रोशनी, उसको क्या बोलते हैं? जगमग। यानी जो जगमग है, जो प्रकाश है, जो जगमग है, जगमग शब्द क्या है? तद्भव है। गड़बड़, ये भी जो है देशज शब्द है। चटपट देशज है। खुसर पुसर, जब बहुत धीरे धीरे लोग आपस में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि क्या खुसर पुसर लगा रखी है, तो जो खुसर पुसर है ये भी देशज शब्द है। झिलमिल, झुग्गी, पोंपों, टोटी, काय काय, होता है ना कि क्या काय काय लगा रखी है, मतलब कौए की तरह जो लोग बोलते हैं उसको कहते हैं क्या काय काय लगा रखी है, तो ये भी देशज शब्द है। धड़ाम, आपने कई बार आप लोग प्रयोग करते हैं कि वह जा रहा था और धड़ाम से गिर गया। अब ये क्या है? ये देशज शब्द है। बकबक, इसका भी प्रयोग आपने सुना होगा। जब कोई बहुत ज़्यादा बात करता है और किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो क्या बोलता है? क्या बकबक लगा रखी है, बंद करो अपनी बकबक, तो ये भी देशज शब्द है। ठक ठक, ठन ठन, सरसर, टक्कर, डकार, खटपट, खर्राटा, ऊटपटांग, टुच्चा, काका, बाबा, झाड़, धक्का, तोंद, डिबिया, चपटा, लाला, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये देशज शब्द हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जब हिंदी बोलते हैं तो कई तरह के शब्द उसमें प्रयोग करते हैं। आइए अब सीखते हैं अगले प्रकार के शब्दों के बारे में। तो आइए जानते हैं विदेशी या आगत शब्दों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ प्रश्न। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर के हल करेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि विदेशी या आगत शब्द किन्हें कहते हैं और जानेंगे कुछ विदेशी शब्दों के बारे में। तो आप लोग अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे। इनको आगत क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आए हैं, किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं, इसीलिए इनको आगत या विदेशी शब्द बोलते हैं। वर्तमान समय में हम हिंदी में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, डच, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊं तो हवालात और कह सकते हैं अदा, आईना, कैमरा, चाय, लीची, ये सारे शब्द जो हैं ये विदेशी भाषाओं से आए हैं, इसीलिए इनको आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण विदेशी भाषा के शब्दों के बारे में और जानते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं और वो विदेशी शब्द हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ़ारसी शब्दों के बारे में, ऐसे शब्द जो फ़ारसी से हिंदी भाषा में आए हैं। आइए देखते हैं ऐसे शब्दों के बारे में। अदा, आदमी, आमदनी, अफसोस, अफसोस का मतलब दुख, आमदनी का मतलब कह सकते हैं कि आपकी आय या इनकम। आबरू, आबरू का आप अर्थ लगा सकते हैं कि इज्जत। उम्मीदवार, कमर, कमीना, कबूतर। अब देखिए आपको नहीं पता था ना कि ये सारे शब्द जो हैं फ़ारसी के हैं, हम लोग सोचते थे कि ये हिंदी के शब्द हैं और बड़े मज़े से उनको बोलते थे। हो सकता है कि इनके उच्चारण में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया हो, लेकिन इनका मूल उत्पत्ति जो है वो अरबी या फ़ारसी भाषा ही है। तो ये फ़ारसी भाषा के शब्द हैं, इनकी मूल उत्पत्ति फ़ारसी से ही हुई है। खर्च, खुराक, खामोश, आपने सुना भी होगा, बहुत से लोग बोलते हैं खामोश। तो ये शब्द जो हैं ये
फारसी से हिंदी में आए हैं। उसके बाद में देखते हैं खुश, कुश्ती, गोश्त, गिरफ्तार, गुलाब। आपको गुलाब का फूल पसंद है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये गुलाब जो शब्द है ये फारसी का है। खरगोश, चश्मा, चरखा, चाबुक, चाकू। चाकू भी फारसी का शब्द है। आपको नई नई चीज़ें पता चल रही है ना। तो चापलूस, चिराग, चेहरा, जहर और जागीर। तो ये सारे शब्द जो हैं ये फारसी के हैं। और भी हैं, दाग, दुकान, देहात, बाग, बहरा, बीमार, मुफ्त, मज़ा, मुर्गा। अब मुर्गा भी फारसी का शब्द हो गया। अब तो कमाल ही हो गई, कितने सारे शब्द हम विदेशी भाषाओं के बोलते हैं। मोजा, सरदार, सूद, सितार, शादी, मलाई, दिल, बेहुदा, दीवार, पैमाना, पारा, पलंग, हफ्ता, तीर, शोर। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम सारे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत समय हो जाएगा। आइए जानते हैं अब अरबी शब्दों के बारे में। कुछ शब्द जो हैं वो अरबी भाषा से सीधे हिंदी में आ गए हैं, जैसे अक्ल, अदालत, अमीर, अजीब, आखिर, आदत, औरत, अजायब, इज्जत। अब वहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इज्जत है अरबी में, और फारसी में क्या बोलते हैं, आबरू। क्या बोलते हैं, आबरू। तो इम्तिहान यानी एग्ज़ाम्स, ऐतराज़, ऐतराज़ मतलब किसी बात पे सहमत ना होना, राज़ी ना होना, ऐतराज़, एहसान, उम्र, कब्र, कुर्सी, किताब, खत, खबर, तकिया, तारीख, मुकदमा, तमाशा, तनख्वाह, मुहावरा, फ़कीर, वकील, हवालात, हाकिम, हिम्मत, लिफाफा, हौसला, हुक्म, हाल, सिफारिश, जनाब, जहाज, बाकी, बहस, दलाल, किला, कसूर, जिस्म। ये सारे शब्द कहाँ से आए हैं, ये अरबी से आए हैं। देखते हैं तुर्की के शब्द। तो कौन कौन से हैं, आका, कुली, ताश, चाबुक, बेगम, बहादुर, तोप, लाश, मुगल, कैंची, चमचा, चेचक। अब चमचा, कैंची, ये सारे कौन से शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं। इसी तरह से अंग्रेजी के कुछ शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे अपील, ऑर्डर, कोर्ट, पुलिस, इंजन, अस्पताल, फंड, नोटिस, डिग्री, समन, रेल, स्कूल, जज, रजिस्टर, कॉपी, डीजल, मीटिंग, पिन, बोर्ड, इंटर, हाई स्कूल, मिडिल, प्राइमरी, मोटर। अब ये सारे के सारे शब्द अंग्रेजी से कुछ परिवर्तन के साथ में हिंदी भाषा में शामिल हो गए। आइए देखते हैं पुर्तगाली शब्दों के बारे में। तो पुर्तगाली शब्द कौन से हैं, अचार, संतरा, पपीता, आलू, काजू, गोभी, कमीज, गमला, फीता, अलमारी, आलपीन, बटन, बाल्टी, पीपा, पादरी, पिस्तौल, तंबाकू, चाबी, परात, तौलिया, नीलाम। ये सारे के सारे शब्द पुर्तगाली लोग जब भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया, व्यापार शुरू किया, तो वो लोग अपने साथ में लेकर के आए थे। और मेरे ख्याल से ये आए थे 1498 के आसपास में आए थे, कालीकट में सबसे पहले। तो जो वास्को द गामा था वो पहला पुर्तगीज़ था जो भारत तक पहुंचा था। तो वो अपने साथ साथ में जब जैसे जैसे वो आते गए, नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते गए, भारतीय लोगों ने वो शब्द सुने और उन लोगों ने भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ और शब्द हैं बच्चों जो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा उन पे नज़र डाल लेना ज़रूरी है। जैसे कुछ तिब्बती शब्द हैं, जैसे थुलमा, डांडी, जापानी शब्द रिक्शा। अब आपने सोचा था कि जापानी शब्द भी हम लोग बोल रहे हैं? जी हाँ, रिक्शा जो है वो जापानी शब्द है। कुछ शब्द चीनी भाषा के हैं, जैसे लीची और चाय, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। कुछ फ्रांसीसी शब्द हैं, फ्रेंच शब्द हैं, कूपन, कारतूस, काजू, मेयर, सूप, मीनू, अंग्रेज, ये कहाँ के हैं? फ्रेंच के हैं। कुछ डच शब्द हैं, जैसे बम, ड्रिल, चिड़िया, तुरुप। कुछ रूसी शब्द हैं, रूसी भाषा के, रशियन, बुजुर्ग, ये क्या है? ये रूसी शब्द है। कुछ यूनानी शब्द हैं, एटलस, एटम, एकेडमी, ये यूनानी शब्द हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। आइए अब हम सीखते हैं संकर शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं संकर शब्दों की परिभाषा कि संकर शब्द किन्हें कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं, जो अलग अलग भाषा के शब्द होते हैं और मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, उनको कहते हैं संकर शब्द यानी मिश्रित शब्द।
उदाहरण के लिए बम जो है अंग्रेजी का शब्द है और वर्षा जो है हिंदी का शब्द है, तो क्या कहते हैं? बम वर्षा। कहते नहीं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बम वर्षा कर दी। तो अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी और हिंदी के शब्द मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं। इसी तरह से रेल और गाड़ी, अब रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है, तो रेल गाड़ी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर जो है हिंदी का शब्द है। इसी तरह से अश्रु हिंदी का शब्द है और गैस जो है अंग्रेजी का शब्द है, तो अश्रु गैस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा से मिलकर ही मिश्रित शब्द बनते हैं, पुर्तगाली और हिंदी मिलकर के बनती है, मिश्रित शब्द बनाती है। इसी तरीके से अरबी और हिंदी के शब्द मिल जाते हैं, आपस में मिश्रित शब्द बनाते हैं। फ़ारसी, तुर्की, इस तरह के तमाम शब्द मिलकर के जो है मिश्रित शब्द बनाते हैं। तो आइए देखेंगे इनके कुछ और उदाहरण। तो यहाँ पर कुछ अन्य मिश्रित या संकर शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के विभिन्न प्रकार के संकर शब्द बने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो कक्षा में जो भी बातें आपको बताई गई हैं वो सारी आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य हल करेंगे और उसके बाद में हम लोग मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में और सीखेंगे कुछ नई जानकारियाँ। तब तक आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।